Hi everyone, welcome to our channel Knowledge for All. My name is Sunidhi Sachdeva, and in the series of top 100 judgments for CLAT PG 2026, today we will discuss the landmark and the recent case of Amlésh Kumar versus State of Bihar. Now this decision becomes important for CLAT PG because यहाँ पर कोर्ट ने नार्को एनालिसिस टेस्ट की एडमिसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करा है, विच इज़ अ क्वाइट डिफरेंट टॉपिक. एंड मैंने तो अपने पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ एक केस सुना है विच टॉक्स अबाउट नार्को एनालिसिस, विच इज़ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. Here also the court has made this case as its base and given the decision. So this becomes important for CLAT PG because this is quite different from the other cases that we study. So firstly, let us see the facts of the present case. Facts वही सेम थे. There was a marriage, marital cruelty हुई, dowry demand हुई, and then one day the wife, that is the victim, she goes missing. Then पूरी जब FIR हुई and investigation हुई, so one of the co-accused, he confessed to throwing the woman into the river. Now this decision came before the Supreme Court for the following reason. Because इस केस में जो आयो थी, she submitted before the court that she will subject all the accused, that is the husband and the family members which were the co-accused, to narco-analysis test. Now this narco-analysis test is one of the modes of getting the truth from a person. इसमें हम एक ड्रग इंजेक्ट करते हैं पर्सन की बॉडी में, विच मेक्स हिम सेमी कॉन्शियस. ही गेट्स इनटू अ सिचुएशन ऑफ हिप्नोसिस. जैसे आप किसी को हिप्नोटाइज कर देते हो एंड देन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ही डज वॉट एवर यू से. सो नार्को एनालिसिस इज वन सच मेथड जहाँ पर एक ड्रग इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पर्सन को इंजेक्ट करा जाता है कि उसे सही और गलत का पता नहीं चलता. वो एक सोने वाली सिचुएशन में आ जाता है, बट देन उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है. सो वॉट एवर यू आस्क, ही आंसर्स आउट ऑफ हिज सबकॉन्शियसनेस. उसका ब्रेन फिल्टर नहीं कर पाता कि कौन से थॉट्स उसे बाहर एक्सपोज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. इस टेक्निक से पुलिस पता कर लेती है कि इसने क्राइम करा है या नहीं. अब इसकी पूरी एडमिसिबिलिटी बहुत अच्छे से सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में डिस्कस हुई थी. वी विल सी व्हाट वर द इश्यूज इन दिस केस एंड व्हाट वाज हेल्ड इन सेल्वी. बट बिफोर दैट, I want you all to understand 4 important sections of the Indian Evidence Act. Those sections are Section 24, Section 25, Section 26 and Section 27 of the Evidence Act. Section 24 of the Indian Evidence Act makes any confession made to a police officer irrelevant when such confession is caused by inducement, threat और प्रॉमिस. फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अक्यूज को पकड़ा और उसे या तो फोर्स से या उसे लालच दे के या उससे कुछ प्रॉमिस करके कि तू अगर कन्फेस कर लेगा तो मैं चार्ज छोटा लगा दूंगा तेरे ऊपर, मर्डर का नहीं लगाऊंगा, ग्रीवियस हर्ट का लगा दूंगा, समथिंग ऑन दैट ग्राउंड, और वो इन रिटर्न अक्यूज्ड से कन्फेस करा लेता है. सेक्शन 24 बोलता है ऑल सच कन्फेशंस विल बी इररेलेवेंट एंड एनीथिंग विच इज इररेलेवेंट इज इनएडमिसिबल. एडमिसिबल का मतलब होता है कि कौन सा फैक्ट आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो. कौन सा फैक्ट प्रूव कर सकते हो? 165 प्रोवाइजो ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है एनीथिंग विच इज रेलिवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड. ये एडमिसिबिलिटी का मतलब है कि कोर्ट इस फैक्ट को कंसिडरेशन में ले सकता है. क्या ले सकता है? अगर वो फैक्ट रेलिवेंट है और वो ड्यूली प्रूव हो चुका है. बट यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सेक्शन 24 ने क्लियरली बोल दिया कि इफ द कन्फेशन इज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, इट बिकम्स इररेलेवेंट. सेक्शन 25 बोलता है कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल. मतलब अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मान लो नहीं भी है तो भी एक
हम वो प्रिजम्पशन मान लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस दिया होगा, बिकॉज वी ऑल नो थर्ड डिग्री टॉर्चर्स भी होते हैं जब अक्यूज पुलिस लॉकअप में होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस. सो टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड, सेक्शन 25 बोलता है कि दैट द कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल, दैट इज इट विल नॉट बी अलाउड टू बी प्रूव्ड. देन section 26 says that the confession made in police custody, this is inadmissible unless it is made in the physical presence of a magistrate. अब मैजिस्ट्रेट के आगे कन्फेशन हम करते हैं सेक्शन 164 CRPC में. तो अगर 164 CRPC और उसके सेफगार्ड्स के साथ, विच इज़ व्हेन द मैजिस्ट्रेट इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड कि अक्यूज्ड अपने मन से कन्फेशन दे रहा है और किसी के दबाव में नहीं दे रहा, और वो कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे रिकॉर्ड करे, सो दैट बिकम्स सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. अदरवाइज द कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन स्टेज इज इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल. बट नाउ देयर इज अ प्रोवाइजो, section 27, which talks about disclosure statement. This is a proviso to section 24, 25 and 26. It states that provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of the information received by a accused who is in police custody, then that statement would be admissible. To explain it in a simple language, let us take an example. एक अक्यूज्ड ए था, यहाँ इन्होंने एक मर्डर करा और मर्डर करके इन्होंने मर्डर का वेपन, दैट इज अ गन, ये इन्होंने एक अपने घर के पीछे बनियन ट्री था, उस ट्री के नीचे छुपा दिया, उस वहाँ पे खुदाई करी एंड वहाँ पे ही हिट दिस गन. नाउ दिस पर्सन ए इज अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब ये कन्फेशन भी कर देता है, ये बोलता है आई मर्डर्ड बी एंड आई हिट द वेपन एट सो एंड सो प्लेस, राइट. नाउ दिस आई मर्डर्ड बी, दिस इज द कन्फेशन वेयर ही इज एडमिटिंग हिज गिल्ट. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 हम ये चीज़ तो प्रूव कर ही नहीं सकते हैं, बट दिस पार्ट दैट ही हिट द पिस्टल एट सो एंड सो प्लेस, अब ही हिट द पिस्टल से भी उसका गिल्ट सामने आ रहा है. सो नॉट दिस पार्ट ऑल्सो, बट द पार्ट दैट द पिस्टल वॉज हिडन बिलो द बनियन ट्री, दिस पार्ट विल बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27. सो सेक्शन 27 की 4 रिक्वायरमेंट्स है. नंबर 1, एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देगा अक्यूज्ड. नंबर 2, वो वाला अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होना चाहिए. नंबर 3, उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे वो फैक्ट डिस्कवर हो चुका है, वो ऑब्जेक्ट या वो थिंग डिस्कवर हो चुकी है. सो उस टाइम पे अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, देन सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड, दिस फैक्ट मे बी प्रूव्ड. सो these are the 4 sections which is very important for you to understand. Now the thing is, हमने पढ़ा है सेक्शन 24 में कि अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस से होती है सो इट इज़ इररेलेवेंट. बट अब हमने उसकी एक्सेप्शन भी पढ़ ली सेक्शन 27 में, जहाँ पर अगर उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई फैक्ट डिस्कवर हो रहा है तो वो उतना पार्ट सेक्शन 27 के बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं. बट नाउ कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पर एक अक्यूज्ड को पकड़ा जाता है और वो बताना नहीं चाहता, बट उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है, उसे इतना दर्द दिया जाता है कि वो बेचारा कन्फेस करता है और उस कन्फेशन में वो एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देता है जिसके बेसिस पे एक डिस्कवरी हो जाती है. नाउ अभी तक हमने जब जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो ये जो डिस्कवरी है ये सेक्शन 27 में रेलिवेंट हो जानी चाहिए, मतलब इट शुड बी अलाउड टू बी प्रूव्ड. बट देन देयर इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑल्सो विच प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. It means that a person cannot be compelled to be a witness against himself.
सो अगर आप उसे फोर्स कर रहे हो, अगर आप उसे डरा धमका के उससे कन्फेशन निकाल रहे हो और उस कन्फेशन के बेसिस पे अगर आप डिस्कवरी कर भी रहे हो तो भी वो सेक्शन 27 में रेलिवेंट नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 20 सबसेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नथिंग अबव कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. Then it violates Article 21 also. Why? Because अब right to life में there is right to privacy also after KS पुट्टास्वामी judgment. तो अगर कोई नॉलेज, अगर कोई इन्फॉर्मेशन पर्सन की पर्सनल नॉलेज में है और अगर वो नहीं बताना चाह रहा तो आप डरा धमका के या उसे थ्रेट दे के वो चीज़ नहीं उगलवा सकते, बिकॉज दैट इज क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21. तो अब इन सारे सेक्शंस और आर्टिकल्स को पढ़ के वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि अगर कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट है या बाय प्रॉमिस है तो ऑल्दो दैट कन्फेशन इज इररिलेवेंट, बट अगर उस कन्फेशन से हम एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अक्यूज बोलता है और उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से वो डिस्कवरी होती है, सो इवन दो दिस कन्फेशन वॉज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, हम उसे सेक्शन 27 के लिमिटेड पर्पस के लिए एडमिसिबल मान लेंगे. बट अगर थ्रेट हुआ है, अगर उसे डराया धमकाया गया है तो हम क्लियरली बोलेंगे कि नहीं, ये तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है. तो अगर आपने डरा धमका के कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट निकलवा भी लिया है और उसके बेसिस पे अगर आप डिस्कवरी स्टेटमेंट, अगर आप डिस्कवरी कर रहे हो तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू बी प्रूव्ड. So this is the whole scenario. Now coming to the narco-analysis test. अब narco-analysis test में क्या होता है कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर देते हो विद अ ड्रग जिससे उसका सिर्फ सेमी कॉन्शियस माइंड ओपन होता है और आप जो भी उससे पूछते हो वो उसका सही सही आंसर देता रहता है. So that was in clear violation of Article 20 Clause 3. Why? Because you cannot compel a person to give evidence against oneself. But अगर वो voluntarily agree कर रहा है कि हाँ मेरे साथ नार्को एनालिसिस टेस्ट कर लो तो हम बोल सकते हैं कि उसने उस टाइम पे जो स्टेटमेंट दिया, फॉर एग्जाम्पल नार्को एनालिसिस में उसने सेम चीज़ बोली कि मैंने मर्डर करा है, मैंने वेपन वहाँ छुपाया है. अब मैंने मर्डर करा है ये तो अभी भी सेक्शन 24 सेक्शन 25 के हिसाब से आप प्रूव नहीं कर सकते हो, बट इसका लिमिटेड पार्ट कि उसने वेपन वहाँ छुपाया है, वेपन अगर वहाँ से मिलता है, सो फॉर दैट लिमिटेड पार्ट हम नार्को एनालिसिस वाली स्टेटमेंट को एडमिसिबल बोल सकते हैं only when it is voluntarily undertaken by the accused. accused की कंसेंट बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप मेरा नार्को एनालिसिस कर लो और उसके बाद अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसकी लिमिटेड एविडेंशियरी वैल्यू है. एंड दिस वॉज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. नाउ दिस डिसीजन सेल्वी, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, अराउंड 200 पैराग्राफ्स, बट यहाँ पर अगर आप सिलेक्टिव रीडिंग करो सो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. आपको मिरांडा वार्निंग का मतलब समझ आएगा. देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज हेल्ड इन MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा. MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा में ये बात बोली थी कि अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हो अपने हैंड राइटिंग देने के लिए या अपने साइन करने के लिए तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है. पर अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए जो उसके पर्सनल नॉलेज में है तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है. देन देयर इज काथी कालू ओगर केस. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल अंडरस्टैंड अगर आप सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका को बहुत अच्छे से पढ़ो. अब बहुत अच्छे से पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ पढ़ो, वहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश आर्टिकल्स, US सुप्रीम कोर्ट के केसेस एंड वेरियस अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं. तो आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव रीड करना है. यू जस्ट हैव टू रीड द फैक्ट्स, द इश्यूज एंड अ फ्यू अदर थिंग्स. जैसे ये वाला केस
MP शर्मा, काथी कालू ओगड़, एंड देन वहाँ पर ICCPR और UDHR के प्रोविजंस भी डिस्कस हुए हैं विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. सो आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल लॉ की वो केस रीड करके भी डेवलप हो सकती है. सो आई वुड पर्सनली एडवाइस ऑल ऑफ यू टू एटलीस्ट सी कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या है. पूरा अगर नहीं भी पढ़ना तो कहीं से बहुत डिटेल्ड समरी पढ़ लो एंड यू विल गेट अ गुड आइडिया. ये वाला केस पढ़ के भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या हुआ था. नाउ लेट अस कम टू द प्रेजेंट केस and the issues that were framed before the court. So the court framed 3 issues. I hope you guys remember the facts. मैं थोड़ा सा off topic चली गई, but then I thought that it would be interesting to discuss the Evidence Act as well, because Selvi versus State of Karnataka में बहुत अच्छे से court ने discuss करा है. Now coming back to the issues, number 1 issue was whether the High Court could have accepted the IO's submission to conduct narco-analysis during the bail proceedings. Number 2, whether a voluntary narco-analysis test report can form a sole basis of conviction. And number 3, whether the accused has a right to voluntarily undergo a narco test. तो यहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि बेल प्रोसीडिंग्स के टाइम पे आप केस के मेरिट्स में कैसे चले गए. हमें अगर आपको बेल डिस्कस करनी है, अगर आपको ये डिस्कस करना है कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो उसके फिक्स पैरामीटर्स है. हमें मेरिट्स पे तो जानना ही नहीं था कि आप आईओ की सबमिशन को एक्सेप्ट कर रहे हो. इंस्टेड व्हाट यू शुड हैव डन वाज कि आपको एक्यूज के प्रेसिडेंट्स देखने चाहिए थे, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम देखना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि क्या अक्यूज्ड सोल अर्नर ऑफ द फैमिली है या नहीं. आपको ये सारी चीज़ें देखनी थी. आप कभी भी बेल पे केस के मेरिट्स में जा ही नहीं सकते, फर्स्टली. सेकेंडली, जो आपने आईओ की सबमिशन एक्सेप्ट कर ली है, दिस इज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ व्हाट वाज लेड इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. हम अभी पढ़ के आए हैं कि अगर नार्को टेस्ट वॉलंटैरिली अंडरगो हो रहा है बाय द अक्यूज्ड, देन उसका जो स्टेटमेंट वहाँ से निकल के आती है फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ सेक्शन 27, दैट पार्ट इज एडमिसिबल. बट अगर अक्यूज्ड की कंसेंट ही नहीं है और आईओ अपनी मर्जी से बोल रहा है कि मैं तो सबका नार्को एनालिसिस कराऊंगा, दैट इज नॉट अलाउड अनलेस द अक्यूज्ड गिव्स द कंसेंट. Secondly, whether the voluntarily narco can form the sole basis of conviction. It cannot. The court said no. And it was earlier said in the Selvi case also. Why? Because एक तो वो थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, एंड सेकेंडली हम उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ सेक्शन 27 के लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. और डिस्कवरी स्टेटमेंट जनरली सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं होता. तो अगर वहाँ पर उसने कुछ कन्फेस कर भी दिया है या उस कन्फेशन में कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे कुछ डिस्कवरी हो भी गई है, तो वो काफ़ी नहीं है. वी विल नीड टू लुक फॉर अदर corroborating एविडेंसेस. थर्डली, देयर वॉज अ डिस्प्यूट कि अक्यूज कभी कभी क्या बोलते थे कि अपना डिफेंस प्रूफ करने के लिए वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते थे डिफेंस एविडेंस स्टेज पे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नार्को टेस्ट कंडक्ट कराया जाए. सो in this case the court had discussed the views of various high courts. कुछ हाई कोर्ट्स बोलते थे कि अक्यूज के पास राइट है टू वॉलंटैरिली अंडरगो नार्को एनालिसिस. कुछ हाई कोर्ट्स बोलते थे कि अक्यूज के पास कोई राइट नहीं है, इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली दैट नो इंडिफिजिबल राइट एग्जिस्ट फॉर एन अक्यूज टू डिमांड नार्को एनालिसिस. वो रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट को कि मेरा नार्को कराया जाए, बट देन it would be allowed after judicial scrutiny and that too at an appropriate stage, as in the defense evidence stage. So these were the 3 issues and the 3 decisions that the court gave. So यहाँ पर court की reasoning was primarily based on the Selvi versus State of Karnataka case, and the court also held that the High Court had committed a jurisdictional error because they have gone into the merits of the case while deciding a bail application, which is generally not allowed.
You have to see the nature of accusation, you have to see the custody duration, the threat to the witness or evidences, the possibility of flight risk. आप बेल एप्लीकेशन के टाइम पे मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हो. So that was all that is important for this case. I would personally advise all of you to just go through Selvi versus State of Karnataka, because अगर आप वो केस बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपके एविडेंस एक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. So that is all from my side. Thank you so much.